बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a discussion regarding the explanation or interpretation of the regression analysis. हम डेटा एनालिसिस चैप्टर में इन आवर थीसिस अपने थीसिस के डेटा एनालिसिस चैप्टर में हम जब मुख्तलिफ रिजल्ट लेके आते हैं तो उनमें सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एट द बिगिनर लेवल स्टूडेंट से कराते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक रन करवाते हैं, फिर कोरिलेशन मैट्रिक्स रन करवाते हैं और फिर उसके बाद आगे जाके ओएलएस मॉडल या जिसे हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं वो हम रन करवाते हैं। तो जितने बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर इसी रिग्रेशन एनालिसिस को इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना थोड़ा उनके लिए एक मसला होता है। तो दिस lecture is specially designed for those students who have a confusion in the interpretation of this regression analysis or they cannot understand the regression. Dear students, before going into the detail regarding the interpretation of regression, we should know that what is a regression. Regression क्या चीज होता है? Dear students, basically regression analysis is a set of statistical methods. एक statistical method होता है which is used for the estimation of relationship, which is used for the estimation of relationship between dependent variable and one or more independent variables. जब कभी हम लोग कुछ एनालिसिस वगैरह करने जा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। हमने जाहिर बात है कि एक वेरिएबल को हमने डिपेंडेंट लिया होता है, दूसरी को हमने इंडिपेंडेंट लिया होता है, ठीक है। ए वेरिएबल बी वेरिएबल में कितना चेंज लेके आता है, कितनी रिलेशन रखता है इसके साथ, कितनी एक्सप्लेनेशन इसी बी वेरिएबल में वो रखता है। तो रिग्रेशन एनालिसिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग कि बी में जो चेंज आती है उस चेंज में से कितनी परसेंट चेंज ए की वजह से आती है। तो फिर ये आगे जाके मॉडल पे डिपेंड करता है आपके। कभी कभार यूं होता है कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो एक भी हो सकते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, जिस तरह सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। और इस तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ए बी सी इस तरह डी जितने भी हो। तो इट डिपेंड्स ऑन योर मॉडल। लेकिन फॉर द sake of understanding, initially हम सिर्फ ये कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल यू हैव one variable a, other is variable b, this is dependent variable and this is independent variable, ठीक है। तो if we are now talking regarding the regression analysis with respect to these two variable, here we have one dependent variable which is b and other is independent variable. regression analysis हमें simple ए और बी के रिलेशन के बारे में बताता है। जिस तरह हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स में बताया था ना कि कोरिलेशन इज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। ए और बी दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कितनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, कितनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस में ये होता है कि आपकी ए वेरिएबल और बी वेरिएबल में रिलेशन कितना है। फॉर एग्जांपल बी वेरिएबल में कुछ चेंज आता है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल 100% चेंज आता है तो उसी 100% में से ए की वजह से कितना आता है, वो 30% है, 40% है, 50% है, कितना परसेंट है। दिस इज व्हाट योर रिग्रेशन एनालिसिस टेल्स यू, ठीक है। It can be utilized to assess the strength of the relationship between the variables and for modeling the future relationship between them. Dear students, याद रखिए this regression analysis, this term, this was coined first by Francis Galton in 19th century. Francis Galton एक अंग्रेज था, उसने 19th century में इसको डिस्क्राइब किया था फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च। उन्होंने कुछ बायोलॉजिकल रिसर्च के बारे में इसको यूज किया था, कुछ टॉल पेरेंट्स के मीडियम हाइट ऑफस्प्रिंग को एनालाइज करने के लिए कि क्या वजह है क्या वजह नहीं है, इसी तरह कुछ रिसर्च वगैरह उन्होंने किया था। तो फर्स्ट उसने ये यूज किया था, ठीक है। we would not jump into the history, just we are going to focus upon the interpretation and its understanding, ठीक है। हमारे यहाँ पे बेसिकली रेग्रेशन एनालिसिस की जो मॉडल होती है उसको यूं एक्सप्रेस किया जाता है कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन, या इसी को हम बेसिक इकोनोमेट्रिक मॉडल भी कहते हैं, ठीक है।
इसी को हम बेसिक इकोनोमेट्रिक मॉडल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास y जो होता है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको हम डी भी कहते हैं, ठीक है। बीटा नॉट या इसको अल्फा भी हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं या इंटरसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये सिमिलरली यहाँ बीटा 1 x1 ये x हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 एंड सिमिलरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल 4। डिपेंड करता है आप लोगों के मॉडल पे, आप लोगों के पास कितने वेरिएबल्स है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इफ यू हैव वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इट्स ओके। आप सिर्फ यू लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू अल्फा या बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस एरर टर्म। अच्छा, ये एरर टर्म क्या होता है? एरर टर्म इज एक्चुअली, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ इसी इक्वेशन से कुछ आंसर लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ आर स्क्वायर की रिजल्ट आती है फॉर एग्जांपल 0.48, which means that 48% change in the dependent variable is caused by all these independent variables, ठीक है। ये इसका मतलब है कि 48% चेंज y में इन्हीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आता है। तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग 52? व्हाट अबाउट रिमेनिंग 52% चेंज? वो रिमेनिंग 52% चेंज जो होता है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, जो कि हमने नहीं लिए। कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, हजारों लाखों हो सकते हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल हमें मालूम नहीं है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द एरर टर्म। इट मींस के इनके अलावा कुछ इस तरह है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हम जब कभी रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं और ई व्यूज, हमारे पास टेबल कुछ यूं फॉर्म में आ जाती है, हमारे पास इसी तरह एक रिजल्ट आ जाती है, ठीक है। इसी को अभी हम एक एक करके हर एक चीज हम यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे एंड इसी में हमारे पास जो जो कंटेंट्स है उसी को मैंने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने नंबर दिए हैं ताकि एक एक करके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कोएफिशिएंट को, कोएफिशिएंट क्या होता है, एरर को, फिर टी स्टैटिस्टिक को, फिर प्रोबेबिलिटी को, similarly r square को, adjusted r square, and similarly all of the contents should be explained one by one, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कोएफिशिएंट को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास कोएफिशिएंट था, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, दिस इज कोएफिशिएंट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे इसी कोएफिशिएंट से मुराद ये सारे वैल्यूज ही देखिए, आप देख सकते हैं फंड साइज के लिए कोएफिशिएंट अलग है, फंड रिटर्न के लिए अलग है, एक्सपेंस रेशियो के लिए अलग है, लिक्विडिटी के लिए अलग है और कांस्टेंट के लिए अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आइए देखते हैं। Dear students, the coefficient or the beta values in the regression are the estimated coefficients of the independent variable which indicate a change on dependent variable caused by a unit change of respective independent variable, keeping all other independent variable constant. आपके पास फॉर एग्जांपल मॉडल है, आपके पास मॉडल है, उसी मॉडल में आपके पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स है, ठीक है, मुख्तलिफ वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉडल है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2, बस ये दो हम लेते हैं। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम देते हैं देखते हैं कि द कोएफिशिएंट और द बीटा वैल्यूज इन द रिग्रेशन आर एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आप हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे जो x1 है, x2 है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर x1 के साथ बीटा है, दिस इज कोएफिशिएंट, x2 के साथ बीटा है, दिस इज कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीटा, ये पर यूनिट चेंज इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी परसेंट लेके आती है, दिस इज कास्ड बाय द, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द कोएफिशिएंट, ठीक है। और बाकी को कांस्टेंट रखती है। अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे अभी आप लोग टेबल पे मुलाहिजा फरमाएं, टेबल में हमारे पास यहाँ फंड साइज है, फंड साइज का जो बीटा था हमारे पास y था, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमारे पास y क्या चीज था, y हमारे पास जीडीपी था, अल्फा हमारे पास अल्फा था, बीटा 1 हमारे पास बीटा 1 था और x1 के साथ था क्या चीज, फंड साइज, fs, हम इसको शॉर्ट डिनोट करेंगे। सिमिलरली हमारे पास था बीटा 2 फंड्स रिटर्न, FR से डिनोट करेंगे, बाकी को रहने देते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसी एक को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये जो बीटा है दिस इज एक्सप्लेन बाय दिस टाइप, ठीक है। यहाँ पर यूनिट चेंज is caused by the independent variable in this dependent variable which is 0.03333,
अभी आप लोग कहेंगे कि इसका मतलब क्या होगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें, आप लोगों के पास परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है, कि इतनी परसेंट चेंज पर यूनिट चेंज होती है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में लेकर आती है। इसी तरह हर एक वेरिएबल में आप ये भी आप समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। Dear students, the second thing is the standard error. The second thing is the standard error. Standard error क्या होता है, आइए standard error को भी डिस्कस करते हैं। The standard error of the regression S, which is also known as the standard error of the estimate, इसको हम standard error of estimate भी कहते हैं, standard error को standard error of estimate भी कहते हैं, ठीक है, and it represents the average distance that the observed values fall from the regression line. स्टैंडर्ड एरर आपको क्या ऑब्जर्व करता है, आपको स्टैंडर्ड एरर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ऑब्जर्व करता है कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज है वो रिग्रेशन लाइन से कितनी दूर होती है। Conveniently, it tells you how wrong the regression model is on the average using the units of the response variable. आपको ये सिंपली बताती है कि आपका रिग्रेशन मॉडल रॉन्ग है, ठीक है या गलत है, on the average which is using the unit of the response variables. The third thing, dear students, that is the t statistic. आप लोग टेबल पे मुलाहिजा कर सकते हैं, यहाँ पे t statistic है। t statistic का क्या मुराद है, क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। Dear students, the t statistic is the coefficient divided by its standard error. यहाँ पे हमारे पास coefficient था, फिर standard error था, अगर हम दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास t statistic आ जाती है। ये this is for information कि these two things, coefficient and स्टैंडर्ड एरर, अगर फॉर एग्जांपल हम कोएफिशिएंट को स्टैंडर्ड एरर पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टी वैल्यू आ जाती है। टी वैल्यू का मतलब क्या होता है, टी वैल्यू बेसिकली होती क्या है, डियर स्टूडेंट, द टी स्टैटिस्टिक या द टी वैल्यू that is the coefficient divided by standard error. It's okay. Thus the t statistic measures how many standard errors the coefficient is away from the zero. Generally, any t value greater than plus 2 or less than 2 or less than minus 2, that is acceptable. अगर आप लोगों के पास t की वैल्यू प्लस या माइनस 2 है, कभी कभार लोग इसको 1.96 जो कि राउंड अबाउट 2 ही हो जाता है, ठीक है, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल दिस इज ग्रेटर देन प्लस 2 और लेस देन माइनस 2, ग्रेटर देन प्लस 2 और लेस देन माइनस 2, तो उसको क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आवर मॉडल इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। ग्रेटर जनरली एनी टी वैल्यू, दोबारा मैं दोहराता हूं, एनी टी वैल्यू greater than plus 2 or less than minus 2 is acceptable. The higher the t value, the greater the confidence we have the in the coefficient. t की वैल्यू ग्रेटर होती है तो हमारे पास coefficient as a predictor strong होगा। Dear students, the next turn is to explain the p-value. P-value, which stands for the probability value. P is the initial of the probability. Simply like the t value stands for tabulated value and p value stands for probability value. Probability value and the coefficients in the regression analysis, they work together to tell you which relationship in your model are statistically significant in the nature of those relationship. आप लोगों ने for example कुछ variables वगैरह लिए होते हैं, मुख्तलिफ variables के let's say for example you have y is equal to alpha plus beta 1 x1, ठीक है, प्लस बीटा 2 x2, सिमिलरली बीटा 3 x3 एंड टर्म। तो अगर फॉर एग्जांपल इसी में आपके पास कुछ वेरिएबल है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी आपको p वैल्यू या प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये बताती है कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है मतलब कि कौन सा रिलेशनशिप आपको सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू, इस वैल्यू की रेंज क्या होती है, दिस इज द इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसकी 0.05 रेंज होती है, ठीक है। अगर आपकी p वैल्यू वो लेस देन होती है, लेस देन 0.05, इट मीन्स कि यू स्ट्रांगली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाती है और आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस आप क्या करते हो, आप सेलेक्ट करते हो। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू
मोर देन 0.05 इट मीन्स के 5% से तजावज कर जाती है, तो then you are going to accept the null hypothesis while you are going to reject the alternate hypothesis. अगर फॉर एग्जाम्पल ये 5% से लेस है, 5% या 0.05 से ये लेस है, तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको क्या बताती है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन वन एंड टू वेरिएबल. एंड नल हाइपोथेसिस आपको बताती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप. ठीक है. The next thing is the R square. R square जो कि रिग्रेशन एनालिसिस में एक बेसिक वैल्यू होती है जिसको लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं. आर स्क्वायर का क्या मतलब होता है? आर स्क्वायर may also be called as a coefficient of determination. इसको हम coefficient of determination भी कहते हैं. It is a statistical measure in regression model that determines the proportion of the variance in the dependent variable that can be explained by the independent variable. सिंपल टर्म्स है, सिंपल अल्फाज में कि आपको आर स्क्वायर सिर्फ सिंपल ये बताता है कि y में या डिपेंडेंट वेरिएबल में आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वजह से कितना परसेंट चेंज आता है. फॉर एग्जांपल वी हैव अ मॉडल. ठीक है, हमारे पास मॉडल है. यहां अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाता है, हम टेबल से देख लेते हैं. टेबल में हमारे पास आर स्क्वायर कितना है? टेबल में हमारे पास आर स्क्वायर है 0.31725.3. इट मीन्स के राउंड अबाउट 31% है. 31% हमारे पास आर स्क्वायर है. इट मीन्स के इन 1, 2 और 3 या कुछ और इसके साथ जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनकी वजह से आपकी y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें 31% चेंज आता है. 31% चेंज आता है. बाकी रिमेनिंग जो 69% चेंज है वो कहाँ पे गया? वो आपका एरर टर्म एक्सप्लेन करता है, विच इज एक्सप्लेन बाय द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन विच यू हैव नॉट फोकस्ड इन योर मॉडल. ठीक है. सो दिस वाज all about the explanation of R square. Next thing is the difference between the R square and adjusted R square. यहाँ पे आपको एक R square मिलता है, दूसरा आपको adjusted R square मिलता है. adjusted R square का क्या मतलब होता है? ये भी सिंपल यही आपको यही बताता है कि what are the how many are the variations, एक्सप्लेन वेरिएशन विच इज काज्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द डिपेंडेंट वेरिएबल. लेकिन अभी इन दोनों में फर्क क्या होता है, आइए दोनों को एक्सप्लेन करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू इज दैट आर स्क्वायर वैल्यू assume that all the independent variable considered affect the result of the model. आपको आर स्क्वायर बताता है कि आपने जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल में आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट देते हैं, आपको मॉडल के बारे में आपको रिजल्ट देते हैं. इट्स ओके. वेरिएशन आपको एक्सप्लेन करता है. Whereas adjusted R square value consider only those independent variable which actually have an effect on the performance of the model. So it means कि if you are going to rely significantly upon the R square, you would have to take the adjusted R square. आप लोगों ने adjusted R square पर रिलाई करना होता है. If your model is insignificant, अगर आपके पास मॉडल में कुछ इस तरह वेरिएबल है 1, 2, 3, 4, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट वेरिएबल है, कुछ इनसिग्निफिकेंट है, और फिर आपने जो रिलाई करना होगा तो फिर आपने क्या करना होगा? आपने एडजस्टेड आर स्क्वायर पे आपने रिलाई करना होगा. आर स्क्वायर वैल्यू विल कीप इंक्रीजिंग. आर स्क्वायर वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, बट एडजस्टेड आर स्क्वायर विल ओनली इंक्रीज व्हेन द वेरिएबल एक्चुअली अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. If the variable is not significant, then the R square value will still increase, but the adjusted R square value will not increase. It will decrease at that point. The next thing is the standard error. Standard error क्या होता है? Standard error of regression. ये क्या होता है? आइए देखते हैं. Dear student, the standard error of the regression, also known as the standard error of the estimate, इसको standard error of the estimate भी कहा जाता है. क्या चीज? स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन को स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट भी कहा जाता है. एंड इट रिप्रेजेंट द एवरेज डिस्टेंस दैट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉल फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन. जितने भी आपके पास
ऑब्जर्व वैल्यूज है वो आपकी रिग्रेशन एनालिसिस से रिग्रेशन लाइन से कितनी दूर पड़ती है. Conveniently, it tells you how wrong your regression model is on the average using the units of the response variable. The standard error of the regression provide an absolute measure of the typical distance their data point. आसान अल्फाज में आपके पास जितने ऑब्जर्वेशन है वो आपकी रिग्रेशन लाइन से जो आपके पास एक लाइन ड्रा होती है ग्राफ में जिस तरह आ जाती है, ये लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. आपके पास रिग्रेशन लाइन कुछ यूँ इस तरह कुछ आ जाती है. तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन ये बताता है कि आपके ये जो जितने ऑब्जर्वेशंस है ये आपके इसी रिग्रेशन एनालिसिस से कितनी दूर पड़ती है. ठीक है. हायर द वैल्यू more farther your observation will lie from the regression line. The lower the value or shorter the value, the more condensed your observations would lie to the regression line. The next thing is sum of the square residual या residual of the sum square. तो ये क्या चीज़ होती है? The residual sum of square RSS measures the level of variance in the error term. आपके error term में variance कितना है और residuals of a model of a regression model. The smaller the residual sum of the square, the better your model is fit. Simply आपको RSS residual sum of the square ये बताता है कि आपका मॉडल फिट है कि नहीं है. सिंपल इज दैट. आपके RSS की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी द बेटर योर मॉडल फिट्स द डेटा. इफ देयर इज अ ग्रेटर रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर द पुअरर योर मॉडल फिट. याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिग्रेशन मॉडल होता है या रिग्रेशन टेबल होता है यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलती है. एक हमें मॉडल फिटनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. हमारे पास यहाँ पे दो कैटेगरी इंफॉर्मेशन मिलती है. एक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ जाती है वो मॉडल फिटनेस कि हमारा मॉडल फिट है कि नहीं है. मॉडल फिटनेस से क्या मुराद है? हमारा मॉडल सिग्निफिकेंट है कि नहीं है ओवरऑल. ठीक है. दूसरी क्या चीज़ आपको प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग या रिलेशनशिप के बारे में ये चीज़ बताई जाती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कितना है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कितना है, या प्रिडिक्शन फोरकास्टिंग कितनी होती है. जनरली जितने भी वैल्यूज आप लोगों को सामने नजर आ रहे हैं ये सारी तकरीबन 17 वैल्यूज है. 17 वैल्यूज में सबको अगर आप कैटेगराइज कर ले तो कुछ आपको मॉडल फिटनेस बताती है, कुछ आपको सिग्निफिकेंस के बारे में या आपको रिलेशनशिप प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग के बारे में बताती है. हम आगे मूव करते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज द लॉग लाइक्लीहुड. हमने यहाँ तक सम स्क्वायर रेजिडुअल हमने कवर किए. लॉग लाइक्लीहुड इसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे तो आइए देखते हैं, इसको भी फोकस करते हैं. Dear students, the log likelihood value of a regression model is a way to measure the goodness of it. ये भी मॉडल फिटनेस के बारे में बताती है. The higher the value of the log likelihood, the better the model fits your data. ठीक है. आपका लॉग की वैल्यू आपकी जितनी ग्रेटर होगी, हायर होगी, इट मीन्स के द मोर योर मॉडल इज फैट. द लॉग लाइक्लीहुड वैल्यू फॉर अ गिवन मॉडल कैन रेंज फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी. ये नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान कुछ भी हो सकती है. आपकी वैल्यू जितनी स्ट्रांग होगी, हायर होगी, उतनी आपकी मॉडल फिट होगी. सिंपल इज दैट. द नेक्स्ट थिंग इज द एफ स्टैटिस्टिक. एफ स्टैटिस्टिक या एफ टेस्ट. ठीक है. इसका क्या मुराद होगा, इसको हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए F test are named after its test statistic F, which was named in honor of Sir Ronald Fisher. Sir Ronald Fisher एक अंग्रेज था, उन्होंने इसको नेम दिया था. The F statistic is simply a ratio of two variants. F statistic is simply the ratio of the two variants. दो variants का एक ratio होता है. Variance आर मेजर ऑफ द डिस्पर्जन. वेरियंस क्या होता है? डिविएशन होता है, डिस्पर्जन होता है, जो कि उसकी मेजरमेंट होती है. और हाउ फार द डेटा इज स्कैटर्ड फ्रॉम द मीन. आपके मीन से आपका डेटा कितना स्कैटर्ड है, वेरिएंट है, डिविएटेड है. लार्जर द वैल्यू रिप्रेजेंट ग्रेटर डिस्पर्जन. ठीक है. जितनी आपकी वैल्यू लार्जर होगी वेरियंस की उतनी ज़्यादा डिस्पर्जन होगी. एफ की वैल्यू के लिए एक सिंपल फार्मूला यही भी है कि वेरिएशन बिटवीन द सैम्पल मीन डिवाइडेड बाय वेरिएशन विद इन the samples. Variation between the sample mean divided by variation within the sample. By calculating this we can derive the f value and we can automatically also derive the value in the regression table. तो उसको किस तरह हम इंटरप्रेट करेंगे? याद रखिए हमें f स्टेटिस्टिक ये बताती है कि हमारा मॉडल फिट है कि नहीं. अगेन मॉडल फिटनेस के बारे में बात हो रही है. ठीक है. मॉडल फिटनेस से मुराद होता है कि आपका मॉडल सिग्निफिकेंट है कि नहीं है. If the model is fit, it means that we can rely upon our result. If that is not fit, we cannot rely upon our result because the results are spurious, not significant.
ठीक है। और रेंज के बारे में, तो नॉर्मल रेंज विच इज कंसिडर्ड फॉर द एफ स्टैटिस्टिक दैट इज कंसिडर्ड मोर देन 4। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मोर देन 4 आती है एफ की वैल्यू, इट मींस कि योर होल मॉडल इज फेट, योर एवरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज causing a significant change in the dependent variable. If the value is less than 4, it means that some of the variables are not significant in your model. Which variable? Independent variable. Dependent variable में जो कुछ 4-5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज लेके आती है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ वेरिएबल इस तरह है कि वो इनसिग्निफिकेंट है। डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट थिंग इज द पी वैल्यू। पी वैल्यू याद रखिए, यहाँ टेबल को जरा मुलाहिजा फरमाएं, हमारे पास पी वैल्यू दो तरह की मिलती है यहाँ पे। वन पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी एफ स्टैटिस्टिक, अदर पी वैल्यू इज हियर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे इसी चीज को जरा क्लियर कर दे स्टूडेंट्स के, हमारे पास ये जो दो पी वैल्यू होती है, these p values are concerning each and every individual variable। फंड साइज की p वैल्यू, फंड रिटर्न की, एक्सपेंस रेशियो की, लिक्विडिटी की, के हर एक वेरिएबल कितना सिग्निफिकेंट है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एफ स्टैटिस्टिक ये वाली p वैल्यू आपको ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस बताती है, ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस बताती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हैं कि हमारे पास एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू 2.90 है। इट मींस कि द मॉडल इज समहाउ नॉट फिट, समहाउ नॉट फिट। कुछ वेरिएबल हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है। किस तरह पता चलेगा? अभी आप लोग यहाँ पे थोड़ा इसको फोकस करें। हमारे पास एफ की वैल्यू 2.90 है। इट मींस के our overall model is not fit. It means कि some of the independent variable are not significant। आ जाते हैं हम independent variable की तरफ। ये हमारे independent variable है। अगर हमारे पास, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि p की वैल्यू अगर आप लोगों के पास है लेस देन 5%, अगर फॉर एग्जांपल वो लेस देन 0.05 है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, नल रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देखें फंड साइज कितनी है, वो 12 है। इट मीन्स कि 12% है, मोर देन 5 है। यहाँ पे क्या चीज़ है, ये 4% है। यहाँ पे क्या चीज़ है, ये 15% है। यहाँ पे क्या चीज़ है, ये 38% है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3 वेरिएबल हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। जबकि एक वेरिएबल ऐसा है जिसको हम फंड रिटर्न कहते हैं, यहाँ पे 4% है। इट मीन कि 0.04 इस तरह कुछ आया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेलेक्ट होगा, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप जाहिर किया जाएगा एंड बाकी जो हमारे पास वेरिएबल है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल या मॉडल फिटनेस बाय मीन्स ऑफ पी वैल्यू एंड एफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, dear students, we have almost covered a lot of contents in the regression table। हमने यहाँ एफ स्टैटिस्टिक तक और ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी एफ स्टैटिस्टिक तक हमने 11 तक हमने कवर किए। दोबारा मैं दोहराऊंगा, प्रोबेबिलिटी एफ स्टैटिस्टिक और यहाँ पे जो पी वैल्यू होती है, इनके बीच ये डिफरेंस होता है कि इट टेल्स यू द इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरिएबल्स in the model। Probability F statistic tells you the overall significance of the model, overall significance of the model। ठीक है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास f की वैल्यू लेस देन 4 है, इट मींस के और यहाँ इसके साथ प्रोबेबिलिटी f स्टैटिस्टिक इसकी वो 0.05 से कम है, 0.05 से कम है। इट मींस कि सम ऑफ द वेरिएबल आर सिग्निफिकेंट एंड सम आर इनसिग्निफिकेंट। अगर फॉर एग्जांपल ये 4 से ऊपर है, ये 0.05 से नीचे है, इट मींस कि ओवरऑल मॉडल इज फिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि यहाँ सिंपल आपको 0.04 वाली फंड रिटर्न की जो पी वैल्यू है वो आपको लेस देन 5% मिलती है। इट मींस कि दिस इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इन द मॉडल व्हाइल रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स आर हैविंग इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इन द मॉडल। हम आगे बढ़ते हैं मीन डिपेंडेंट वेरिएबल की। मीन डिपेंडेंट वेरिएबल को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? Dear students, the mean dependent variable simply indicate the average value of the dependent variable। इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, the 13th point is the standard deviation of the dependent variable which simply indicates the dispersion of the data of dependent variable from its mean। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आपको सिंपली डिस्पर्शन बताता है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन, सिंपल इज दैट। फिर इसके बाद 2-3 वेरिएबल और हैं। एक को हम कहते हैं अकैक-एन्फो क्राइटेरियन, the another is the Schwarz criterion, the third thing is the Hannan-Quinn criterion। ये तीनों चीज़ें आपको मॉडल फिटनेस के बारे में बताती है।
तीनों चीज़ें ओवरऑल इसको शॉर्टली डिस्कस करते हैं, इतनी लंबी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों चीज़ें आपको बताती है कि हाउ फिट इज़ योर मॉडल। यहाँ पे AIC अकैक इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन, AIC की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी उतनी आपकी मॉडल फिट होगी। इसी तरह SC श्वार्ट्ज क्राइटेरियन, it also measure to help in the selection of the models. Using this criterion, the best model is the one who have lowest SC. It means कि यहाँ पे भी जो इसकी वैल्यूज जितनी स्मॉलर होगी उतनी आपकी मॉडल फिट होगी। सिमिलरली हनान क्विन इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन, इसकी वैल्यू भी जितनी स्मॉलर होगी शॉर्टर होगी उतना आपका मॉडल फिट होगा। मॉडल फिट होगा मतलब आपका मॉडल सिग्निफिकेंट होगा। एंड द लास्ट थिंग इज द डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक, DW जिसे कहते हैं। डर्बन वाटसन विल ऑलवेज अज्यूम अ वैल्यू ऑफ 0 to 4। आपको 0 to 4 वैल्यू वो इसके रेंज में आपको आंसर आएगी। अ वैल्यू ऑफ DW डर्बन वाटसन इज इक्वल टू 2। अगर आपके पास 2 वैल्यू आ जाती है तो इट मीन्स इट इंडिकेट दैट देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन। डर्बन वाटसन डियर स्टूडेंट, इट सिंपली टेल्स यू द ऑटो कोरिलेशन इन योर डेटा। आपके डेटा में ऑटो कोरिलेशन है कि नहीं है। इफ योर DW वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 तो आपकी डेटा में कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है। व्हेन द वैल्यू इज बिलो 2, अगर फॉर एग्जांपल 1.9 है, 1.8 है, 1.6 है, 1 है, 0.8 है, इट मीन्स कि दिया था देयर इज पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, देयर इज पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। अगर वैल्यू हायर देन 2 है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव सीरियल एंड ऑटो कोरिलेशन। दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओवरऑल रिग्रेशन टेबल। रिग्रेशन टेबल में हमने कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर, टी स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, सम स्क्वायर रेसिडुअल, लॉग लाइक्लीहुड, एफ स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी एफ स्टैटिस्टिक, मीन डिपेंडेंट वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिविएशन डिपेंडेंट वेरिएबल, अकैक इन्फो क्राइटेरियन, श्वार्ट्ज क्राइटेरियन, हन्नान क्विन क्राइटेरियन एंड डर्बन वाटसन। ये सारे हमने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इसी में फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई एम्बिग्विटी है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर ईच एंड एवरी क्वेरी फॉर यू पीपल। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपना और अपने गिरद नवा का बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे अपने ख़ास दुआओं में याद रखना है। अल्लाह आप सब लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह।